Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the scope of macroeconomics, and in today's lecture we are going to discuss significance of macroeconomics. देखो significance क्या होता है? Importance. ठीक है ना, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, आपको क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या बेनिफिट्स होगी, या आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको उसके बारे में क्या क्या डिटेल में मतलब पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो. क्लियर? चलो लेट्स बिगिन. सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The following observations highlight the significance of macroeconomics. First one is description of the economy. देखो, अगर आपने स्कोप वाला लेक्चर लगाया है तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जितने भी इकोनॉमी के आपके इश्यूज़ हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको डीपली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है, लाइक हमने देखो पॉवर्टी के बारे में देखना है, इन्फ्लेशन कितना है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं उनके, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, या आपकी कंट्री की जीडीपी कितनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस क्या है आपकी कंट्री का, आपकी इकॉनमी का. तो इन सब से पता क्या चल रहा है, एक तरह से आपकी कंपनी की डिस्क्रिप्शन ही तो है कि आप अपनी इकॉनमी की स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन जानते हो. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस या फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं देन यू आर एबल टू डिस्क्राइब योर इकोनॉमी. क्लियर? चलो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. फर्स्ट कम्स एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम across different sectors reveals the nature and level of economic activity in the economy. देखो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाले चैप्टर्स में नेशनल इनकम एक चैप्टर होता है, वो पढ़ेंगे. ठीक है, जब आप एस्टिमेट लगा लेते हो नेशनल इनकम का, आपके अलग अलग सेक्टर से आने वाली इनकम जो होती है वो क्या रिवील करता है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसका क्या नेचर है और किस लेवल तक की आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो. क्लियर? Second one is study of unemployment reveals the magnitude of the problem and the way it can be handled. फर्दर हमने देखो स्कोप में डिस्कस भी किया था थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें केन्स थ्योरी थी, जो क्या बताता था आपको कि जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कितनी है, और प्लस आप उसे कैसे डील कर सकते हो, आप कैसे उसे टैकल कर सकते हो. ठीक है, देन गवर्नमेंट बजट था. गवर्नमेंट बजट देखो आपको क्या बताता है, अब सबको पता है बजट होता क्या है, एक तरह से आपका ब्लूप्रिंट है, एस्टिमेशंस है. अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट की तो इट मीन्स एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज मेंशन किए होते हैं. ठीक है ना, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करने वाली है. तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है, अपनी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है हमें. ठीक है ना, कि हमारी इकोनॉमी किस स्टेट पर है, कैसी है. नाउ सेकेंड वन इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो, जब आप बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को पढ़ते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इश्यूज को पढ़ेंगे और छोड़ देंगे. ऑब्वियसली ना, आप उसके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, उसके प्रोग्राम्स बनाएंगे. तो जब आप पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो वो अल्टीमेटली होता क्या है, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब इशू सॉल्व होगा, तो आपकी जो इकोनॉमी है या आपकी कंट्री है उसकी ग्रो करेगी. ठीक है ना, ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी. तो ये इसीलिए कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, रोड मैप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ. क्योंकि जब तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इकोनॉमी के अंदर इश्यूज चल रहे हैं. और जब आपको इश्यूज ही नहीं पता होंगे तो आप उसके लिए कुछ भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स नहीं बना सकते हो. क्लियर है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. देखो, स्टेबिलिटी क्या होता है कि मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फ्लक्चुएट नहीं होती है. ठीक है, वेरिएंट नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है, बट फिक्स्ड हो रखी है, स्टेबल. अब फिक्स्ड यहाँ पे स्टेबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये है कि पीसफुल मतलब मैनर में रहेगा. ठीक है, देखो आपने
सुना होगा। वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, बट एक छोटा सा वर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। छोटा सा तो नहीं है, चलो देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा ज़रूर, डीपली नहीं याद होगा बट सुना होगा। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी करता क्या है, इनका मेन एम क्या होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रखे, है ना। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक ऐसी पॉलिसी है जो कि रिलेटेड है मनी के, और इसे कौन मतलब हैंडल करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडिया में आरबीआई देखता है मॉनेटरी पॉलिसी को। सेकेंड बात, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर आपका जो मनी फ्लो है वो बैलेंस्ड रहे, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। क्योंकि देखो अगर मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं, पर्सन्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, राइट ना। और जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, आप खुद सोचो, जब आपके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं तो क्या आप उसे अपने हाथ में ही रखेंगे, पॉकेट्स में डाल के घूमेंगे, या आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ आप परचेज करेंगे। ऑब्वियसली ना, हम अपने क्या करते हैं, जो भी हमारी वांट्स हैं, नीड्स हैं, हम वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब किसी की परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो डिमांड करेगा ज़्यादा। जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी प्रोडक्ट की, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ते हैं, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन को लीड करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि अगर मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह अगर कम भी हो जाएगा तो डिफ्लेशन हो जाएगी। अगर आपका मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इन्फ्लेशन हो जाती है इकॉनमी में। अगर मनी फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है देन आपकी इकॉनमी सफ़र करती है डिफ्लेशन की सिचुएशन, जो कि दोनों ही गलत है। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंदर आप मनी के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशंस हैं उससे हम डील कर सकें। ठीक है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव हैं, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, ये आपके फर्दर एक पूरा डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर के बारे में। ठीक है, मॉनेटरी प्लस फिस्कल। बस अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से जब आप स्टडी करते हैं तो आपको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में हेल्प हो जाती है। कैसे हेल्प होती है, आप उसमें कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ अपनी बजटरी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो इन दो पॉलिसीज की हेल्प से आप अपने इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव्ड थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड फिस्कल पॉलिसी या फिर बजटरी पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। नाउ फोर्थ वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बीओपी। देखो बीओपी होता क्या है एक्चुअली, बीओपी स्टेटस क्या रिवील करता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्टीमेटली बीओपी का कुछ लिंक या कंसर्न एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से होता है। ठीक है, वो आपको ये शो करता है कि आपके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, आपके इंपोर्ट्स कितने हैं। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये कंट्री बहुत सॉलिड है, ठीक है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। क्यों, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इट मीन्स उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जब किसी कंट्री की रैंकिंग की जाती है ना तो वो उसी बेसिस पर होती है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई बात करें, कोई पर्टिकुलर कंट्री है जिसके एक्सपोर्ट बहुत कम है बट इंपोर्ट करते जा रहे हैं वो। ठीक है, तो इससे क्या रिवील हो रहा है कि वो पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी मतलब कैपेसिटी नहीं है इतनी, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वो, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करके वो कुछ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखो जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको पेमेंट भी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में करनी पड़ती है, तो जो आपके रिजर्व्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि बीओपी जो स्टेटस है किसी भी कंट्री का, इट रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, शोज आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन ऑफ इंपोर्ट। क्लियर, देखो आगे अब बीओपी का भी एक फुल फ्लेज चैप्टर आएगा, अभी जस्ट आप एक छोटे छोटे ओवरव्यूज ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आप
जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, आप आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे, आप इसमें बहुत सारे इश्यूज को डील करते हैं. इवन कि हमने मीनिंग की जब क्लास करी थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसमें भी यही डिस्कस किया था कि आप अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इश्यूज, अलग अलग प्रॉब्लम से डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, जिसके में आप कहते हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, राइट. तो आप क्या करते हैं, पहले आप इनके कॉजेज पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर इशू क्यों अराइज हो रहा है. देन आप ये भी चेक करते हो कि क्या इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कम है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. देन ऑब्वियसली कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, तो पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा नहीं. ठीक है ना. बट स्टिल हम उसका एक जैसे बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट चेक करते हैं कि किस लेवल तक आपको अफेक्ट कर रहा है. देन आप उसमें क्या करते हैं, कुछ रेमेडियल मतलब सजेशंस प्रोवाइड करवाते हो. तो ये सब आप कब मतलब कर सकते हो, कब पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे. क्लियर. देखो, macroeconomics offers insight into the problems of poverty and environmental pollution. It is by using macro models that these problems are addressed. Now, next one is, I think it's last point, policy formulation. देखो, हमने ऊपर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करे हैं. ठीक है, अब आप खुद बताएं, जब आप एज अ सिटीजन या आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जानते हैं कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है और छोड़ देते हैं, या फिर आप देखते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. ऑब्वियसली आप उसकी पॉलिसीज भी बनाएंगे ना कि उसको आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उसको फेस करना है आपको. तो ऐसे ही हमारी इकॉनमी में होता है. आप क्या करते हैं, अलग अलग मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं आपके, उसको स्टडी करते हैं. अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हैं या इश्यूज नहीं भी हैं, तो आप अपने आप को मतलब जैसे बोलते हैं ना मेंटेन रखने के लिए भी पॉलिसीज बनाते हो. ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी आप तभी पॉलिसी फ्रेम करोगे. नो, अगर आपको लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, बट आप उसे मेंटेन रखने के लिए भी, रिटेन रखने के लिए भी आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. Information relating to macroeconomic variables like aggregate demand, aggregate supply, total consumption and investment expenditure in the country, output across different sectors of the economy, etc., is extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country. I think clear हो गया होगा. चलो एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज हमने स्टडी करा. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स कवर करे हैं. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड वन इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. फोर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस. फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एंड द लास्ट वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.